किस्त नंबर 6 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी जानिब अम्मी को कोई शर्मिंदगी ही नहीं। ये मेरे लिए कुदरे हैरान था, जो कि मुझे बहुत बाद में आकर समझ में आया कि क्यों उस गुनाह को बार बार करने के बाद इंसान एक आम गुनाह समझने लगता है, जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे उस तरह माशरे में हर दूसरे घर में होता हो। ये एक नॉर्मल सी बात हो, लेकिन माशरे के लोगों से जब डिस्कस करें, जो कर नहीं सकते, अगर कर भी लें तो वो इतनी नफरत और ताज्जुब से देखता है जैसे इससे ज्यादा पारसा कोई नहीं। उसने कभी गुनाह किया नहीं। हाँ, ये बात सच है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन क्या दूसरे लोग नहीं करते? क्या ये सिर्फ मुझसे ही हो गया है? मैं तो तन तनहा समझ रहा था अपने आप को, बहुत तन्हा और नफरत अंगीज महसूस कर रहा था खुद से। नफरत सी हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उम्मी के रवैये को देखकर मेरी सूझ के पैमाने यकसा बदलना शुरू हो गईं। जो चीज़ पहले मुझे बरी लग रही थी, वो अब इतनी बरी नहीं लगने लगी। लेकिन ये कैफियत जिस पर गुजरी हो, बीक वक्त मुतज़ाद कैफियत का शिकार होता है। कभी गुनाह की शर्मिंदगी, कभी उस गुनाह को गुनाह न समझने की सूझ। मैं अपनी ज़हन की सोचों से फिर से लड़ रहा था और कोई बेहतर नतीजा मुझे नहीं सूझ रहा था। फिर मैंने तहिया किया कि जो होता है, तकदीर में जो लिखा हो, वो होकर ही रहता है। मैं खुद को क्यों ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करूं? क्यों खुद को बिलावजा की टेंशन में डालूं? मैं इतना सोच ही रहा था कि अम्मी ने कमरे में दाखिल होते ही खाना टेबल पर रखा और लाइट जलाकर कमरा बंद कर दिया। मैंने टाइम देखा तो शाम के 4:30 हो रहे थे। अम्मी ने खाना टेबल से उठाकर बेड पर रख दिया। मैंने नज़रें उठाकर जब उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुझ पर जरा भी सुरूर नहीं ला रही थी, क्योंकि मैं अब तक अपनी ज़हनी सोचों से लड़ रहा था। अम्मी ने दोपटा भी नहीं लिया हुआ था। मैं उठकर बैठ गया और खाना खाने लगा। अम्मी ने मेरे सिर के बालों में हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ राफे, इतने चुप क्यों हो? मैं चुप रहा और नीचे मना करके खाता रहा। थोड़े दिन पहले जो गुस्से की वजह से मैं इतना हंगामा करता था, आज इस गुनाह में बजात खुद मुब्तला होने के बाद लगता था मेरी आवाज ही बंद हो गई। अम्मी ने फिर बोला, ज्यादा नहीं सोचते, इस बारे में जो हुआ, इस पर ज्यादा सोचोगे तो सिर में ही दर्द होगा। फिर अम्मी उठीं और कमरे से बाहर चली गईं। जाते जाते मुझे उनको देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैंने खाना खाकर चाय पी और बाहर निकल गया। उन दिनों ने बटनों वाले मोबाइल का दूर दौरा हुआ था। हर आदमी के पास तकरीबन नोकिया 3310 बटनों वाला मोबाइल लाजमी होता था। मैंने भी मोबाइल 6 माह पहले ही खरीदा था, अपने पैसों से। मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर निकला। ग्राउंड जा ही रहा था कि मोबाइल की बेल बजी। मैंने मोटरसाइकिल रोककर मोबाइल उठाया तो देखा, आफत से फोन था। मैंने बटन दबाकर फोन कान को लगा दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप राफे बात कर रहे हैं? मैं, जी सर। शख्स, आप अक्सर छुट्टियां कर रहे हैं? राफे, सर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए इस हफ्ते की हैं 3 छुट्टियां। शख्स, ये कोई सरकारी इदारा नहीं कि आप जब चाहे काम पर आएं और जब चाहे छुट्टी कर लें। आपने मजीद छुट्टी की तो आपको काम से निकाला भी जा सकता है। समझ गए आप? मैं सिर सरकाते हुए, सिर, लेकिन, सिर, लेकिन वैसे कुछ नहीं। अगर आपने मजीद छुट्टी की तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अबू के मरने के बाद मुझे जॉब शुरू किए 1 साल ही हुआ था, ताकि घर का और अपना थोड़ा खर्च संभाल सकूं। मैंने बुझे हुए दिल के साथ मोबाइल फोन जेब में रखा और अपने दोस्त एहतिशाम को कॉल मिला दी। राफे, हेलो एहतिशाम यार, कहाँ है तू? एहतिशाम, हाँ बोल जानी, क्या हुआ? राफे, आबे मिल तो सही, फिर बताता हूँ। टेंकी ग्राउंडर में आ जा। एहतिशाम, यार बात क्या है, बोल तो सही। राफे, मैं अभी नहीं आ सकता। एहतिशाम, अच्छा चल ठीक है, फिर किसी दिन मिलेंगे। एहतिशाम मेरे घर से थोड़ा दूर ही रहता था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे घर का माहौल इतना तंग नजर नहीं था, इसलिए हमारी दोस्ती घर तक की थी और उसकी और मेरी अम्मी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी पिछले 4 सालों से। मैंने मोबाइल फिर से जेब में रखा और घर आकर सीधा कमरे में घुस गया। थोड़ी देर लेटा रहा और किताबें उठाएं। मेरा दिमाग पढ़ाई से भी बिल्कुल गायब हो चुका था।
थोड़ी देर बाद कमरे में आहट हुई तो उम्मी कमरे में अंदर आए और आकर मेरे पास बेड पर बैठ गईं। मैंने उम्मी की तरफ तिरछी नजरों से देखा। मेरी नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अम्मी मेरे पास बेड की साइड होकर बैठीं और मेरे सर के नीचे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, राफा, तुम आज भी जॉब पर नहीं गए? मैं मन्ना नीचे करके, नहीं अम्मी, कल जाऊंगा। अम्मी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने क्यों नाराज होना है अम्मी? अम्मी ने मेरे कान की लो को हाथ की अंगली से छीड़ा तो मेरे बदन में सनसनी सी फैल गई। अम्मी ने मेरे गले में पीछे से हाथ रखते हुए सर की तरफ से पकड़कर साइड में बैठे बैठे अपने सीने से लगा लिया। मेरा सर दूसरी तरफ था और अम्मी मेरा सिर थपथपा रही थीं। मैं अम्मी की उस अचानक हरकत से शिश ओ पंज में मुब्तला हो जाता। मैंने अम्मी की तरफ बना देखे हुए खुद उनके सीने से उठा और नीचे किताब की तरफ मुन्ना करके बोला, अम्मी, मुझे पढ़ने दें। अम्मी को समझ आ गई थी शायद कि मैं अब तक किस कैफियत में मुब्तला हूं। वही कैफियत जो सालों पहले शायद उम्मी पर कभी तारी होती होगी जब अम्मी ने आलिया बाजी और अबू को बिदकारी करते पकड़ा था। वही कैफियत जो इंसान को पहले गुनाह के बाद होती है। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे मजीद कुछ नहीं कहा और कमरा बंद करके चली गईं। अम्मी के जाने के बाद मैंने किताबें टेबल पर फेंकें और फिर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं अब सोचने लगा कि अब किस मना से अम्मी को कुछ कहूं या ताना मारूं, जबकि मैं खुद इस सबसे बड़े गुनाह का शिकार हो चुका हूं। अगले लम्हे मेरे नफ्स ने मेरे गुनाह पर सफाई पेश करते हुए कहा, उसको एक नॉर्मल और आम सी बात समझो जैसे अम्मी समझ रही हैं। लेकिन नॉर्मल बात? आखिर नॉर्मल क्यों? हाँ, जब तक नॉर्मल और आम वाकया समझकर भूलोगे नहीं तो बस यूं नहीं खुद को कोसते रहोगे। गुनाह वो सवाब की चुकर छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। मेरे ज़हन में जब ये सोच आई कि गुनाह और सवाब के चक्कर छोड़ो, मुझे अपनी उसी सोच पर भी गुस्सा आने लगा कि ये क्या वाहियात मैं सोच रहा हूँ। यही सोचते सोचते मैंने ज़हन को झटका और कहा, मज़ीद नहीं सोचूंगा। और मज़ीद न सोचने के ख्याल से थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दिन गुजरते गए। मैं सुबह रूटीन से कॉलेज और कॉलेज से सीधा काम पर जाकर रात को घर वापस आने लगा। काम से वापस आकर इतनी थकन हो जाती थी कि किताबें खोलकर पढ़ने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। मैट्रिक के इम्तिहानात में मेरी 75 पर स्टीज बनी थी। मैं पढ़ने में एक एवरेज बच्चा था, न बहुत अच्छा न बुरा। अम्मी के साथ इस दिन के हुए जिस्मानी राब्ते के बाद मैं अब अम्मी से कटा कटा ही रहने लगा। मुझ पर अब तक ये सोच पनपती थी कि जो हुआ गलत हुआ और ऐसा मजीद नहीं होना चाहिए। अम्मी भी कभी इदाओं और इशारों से घर में मुझे अपनी तरफ मायल करने लगती थीं, लेकिन मैं देख कर ही गुजर जाता था। अम्मी भी फिर ज्यादा जोर नहीं दे रही थीं, क्योंकि औरतों की ये फितरत होती है। वो जबान से नहीं इशारों, इदाओं से सब कुछ की देती हैं, अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लेती हैं। दिन गुजरते गए और मेरे फर्स्ट ईयर इंटर के इम्तिहानात तकरीबन आ गए। मैंने कॉलेज से जाकर एडमिट कार्ड लिया और इम्तिहानात अप्रैल में थे। अम्मी के साथ गुजरे वाक़ये को तकरीबन 4 महीने हो गए थे। अम्मी भी बस कमरे में नाश्ता और खाना देने आते और कभी महम और जरीन देकर चली जाया करते। आलिया बाजी से भी बात हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जबकि जनीरा बाजी से बात बहुत कम होती थी। जनीरा बाजी की शादी लाहौर में हुई थी। उनके शोहर का नाम शहीर है। जनीरा बाजी के बच्चे आलियान उम्र 2 साल, इनम उम्र 1 साल। जनीरा बाजी को घर आए 2 साल होने को आए थे। अब बस अम्मी से उनकी फ़ोन पर बातचीत हो जाया करती थी। रफ्ता रफ्ता मेरे इम्तिहानात करीब आ गए। अम्मी मेरी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगी थीं इम्तिहानात की वजह से, और मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। मुझे डर था कि मेरे इम्तिहानात अच्छे नहीं होंगे। अम्मी और फहद का वो रातों का होश का खेल भी अब बंद था। लेकिन मुझे शकूक व शुबहात फिर भी थे, और मैं अक्सर जासूसी की आड़ में कभी कभार कमरे के बाहर झांक कर देखा करता था। मेरा कमरा बीच में था, जबकि अम्मी और फहद का कमरा मेरे दाएं बाएं था। इसलिए कमरे से निकलकर कोई दूसरे कमरे में जाए तो मुझे भनक हो जाती थी। ये इसी दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 7 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ
یہ پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔